नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। आज हम इस वीडियो में लाए हैं केमिस्ट्री के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में आए पढ़ने। तो आइए देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा है एटम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। एटम क्या होता है? एटम को हम परमाणु कहते हैं। जब आप NCERT 11th का फर्स्ट चैप्टर उठाते हैं तो वहाँ पर बताया गया है लगभग आज से 3000 वर्ष पूर्व, लगभग हमने कहा यहाँ पर 3000 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया था। वहीं हम 18वीं शताब्दी में बात करें तो इस बात की पुष्टि एक यूरोपीय वैज्ञानिक डाल्टन ने अपने एक सिद्धांत में की, परमाणुवाद का सिद्धांत। परमाणुवाद के सिद्धांत में डाल्टन ने एटम के बारे में बताया। संसार के सभी पदार्थ जो होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है। क्या है? परमाणु अविभाज्य था। डाल्टन के अनुसार यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता था, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, यानी कि यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो आधुनिक परमाणुवाद सिद्धांत क्या कहता है? जब हम आधुनिक परमाणुवाद सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमाणु क्या है? विभाज्य है। परमाणु क्या? विभाज्य है। और ये कि मूल कण या मौलिक कण क्या है? परमाणु के जो मौलिक कण हैं वो कौन कौन से हैं? आपके प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन हैं और इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और वहीं हम बात करें न्यूट्रॉन की तो न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नाभिक में। अगर कोई परमाणु है, मान लीजिए ये परमाणु है, जो इसका नाभिक है, इस नाभिक पर क्या पाए जाएंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं के नाम होते हैं। पहली कक्षा जो सबसे नाभिक के जो सबसे पास होती है उसे हम K कहते हैं। क्या कहते हैं? K। दूसरी जो कक्षा होती है उससे L, तीसरी कक्षा को M, चौथी कक्षा N, आगे इसी प्रकार OP होती हैं। और हम यही बता दें आपको कि पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने होते हैं? वो 2 होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरी में 18, चौथी में कितने? 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये ध्यान रखना आपको। कुल पहली कक्षा का नाम K है, दूसरी L है, तीसरी M है, चौथी N है। और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथे में 32। अब थोड़ा इनमें और डीप से जाते हैं, बात करते हैं। अगर इन कक्षाओं को अगर सब क्लास में डिवाइड किया गया, कक्षा को उपकोष या उपकक्षक में डिवाइड किया गया है, तो कक्षाएं जो आपकी पहली कक्षा है K, दूसरी L, तीसरी M, चौथी N, पाँचवीं O, छठी आपकी P है, सातवीं क्या है आपकी? Q। ये कक्षाएं हैं। तो इनमें अगर हम बात करें, इन कक्षाओं में उपकोष कौन कौन से होते हैं? तो पहली कक्षा K में केवल S उपकोष होता है। क्या होता है? S उपकोष होता है। दूसरी कक्षा में S और P दोनों उपकोष होते हैं। अगर हम तीसरी कक्षा में बात करें SP-D होता है, चौथी में SP-DF होते हैं। अगर पाँचवीं में बात करें तो SP-DF होते हैं, छठी में SP-D, केवल D होते हैं। अगर हम सातवीं की बात करें तो S और P होता है। क्या होता है? S और P होता है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो S कक्षक में, S जो कक्षक है हमारा जो उपकोष, उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वहीं हम बात करें P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में 10 और F में 14। आप ध्यान दे रहे होंगे तो पा रहे होंगे कि 4 की वृद्धि होती है, 4 की वृद्धि हो रही है। तो आपको याद रखना है, आगे चल के हम दिखा भी देंगे, आपको बता देंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, उपकोष का नाम है जैसे SP-DF, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। P में 6, D में 10, F में 14। अगर हम कक्षक की बात करें तो इनके सब सेल भी होते हैं। तो सब सेल S में 1 होता है, और जिसे ऐसे बना जैसे आपको आकार दिखाया गया है, इसमें S में 1 कक्षक होता है, P में 3 कक्षक होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उसके आधे सब कक्षक होते हैं इसमें। अगर D में बात करें तो 5 और F में 14, क्योंकि आपने देखा है F में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए इसमें 7 कक्षक होंगे। कितने कक्षक होंगे? 7 होंगे। D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इसमें उपकक्षक कितने होंगे? 5 होंगे। तो याद रखना है आपको, सेल होती हैं और सबसेल होती है। सेल के बीच में सबसेल पाई जाती है। जो सेल थी आपको KLMN बताई गई, उसी में सबसेल कौन कौन से? SP-DF है। तो यह याद रखना आपको। अब हमने आपको बताया था कि
अब परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक के बारे में भी यही हम बता देते हैं। नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार में कक्षाओं में हमने बताया था इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं? नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ देखिए परमाणु क्रमांक जो बराबर होता है, जिसे हम जेड से दिखाते हैं एटॉमिक नंबर, वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। उदासीन अवस्था में यही क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उदासीन अगर परमाणु है तो जेड इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि कोई परमाणु उदासीन है तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी, और हम वही परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं परमाणु क्रमांक के भी बराबर होगी। अब देखते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनायन आ जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उस पर क्या आ जाएगा? ऋणायन आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी। और एक बात आपको हम यहाँ बता देना चाहते हैं, कोई परमाणु प्रोटॉन का त्याग इतनी आसानी से नहीं करता जब तक कि यहाँ पर सदैव केवल इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। कई बड़ी अपक्रियाओं में ही प्रोटॉन का त्याग कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग इतनी आसानी से नहीं, प्रोटॉन का त्याग इतनी आसानी से परमाणु नहीं करते हैं, जब तक उन पर किसी कोई न बीम या कोई स्ट्रांग लाइट न या स्पेक्ट्रम की लाइट जब तक उस पर नहीं गिराई जाती है। तो याद रखना आपको कि जैसे कोई परमाणु है, मान लेते हैं M कोई परमाणु है, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो M+ बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा। इसमें इसको इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, उसी ऊर्जा को हम आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। तो अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो उसी को हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम वही बात करें, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा? पहले से ही ऑलरेडी एक चार्ज है, फिर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा? M पर 2 चार्ज हो जाएंगे। अब ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये दूसरा है, यहाँ पर जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम कहेंगे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अगला जो हमारा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यदि एक और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसीलिए इसको नाम देंगे। यहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसे हम कहेंगे थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है और M नेगेटिव आयन बना सकता है। इसी प्रकार M- जो है दोबारा फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके M- बना सकता है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से हम जानते हैं, और जो त्याग करने के लिए उसे हम आयनन विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनन विभव। अगले पेज पे हम देखते हैं, हमने कुछ बेसिक चीज़ यहाँ पर हमने पहले ही आपको बता दिया है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें हम केमिस्ट्री की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ध्यान रखना, हमने परमाणु पढ़ लिया है। परमाणु को देखते हैं, परमाणु क्या होता है सही से जानते हैं। तो परमाणु क्या होता है? स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। परमाणु जो होता है उसकी डिफिनेशन अगर हम बात करें तो कोई परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, लेकिन वो रासायनिक अपक्रियाओं में क्या करता है? भाग लेता है। क्या करता है? रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, लेकिन रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेता है। अगर हम वही अणु यानी मॉलिक्यूल की बात करें तो परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं और यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जबकि रासायनिक अपक्रियाओं में भाग नहीं लेते। जब भी हम कोई रासायनिक अपक्रिया कराते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है? अणु जो होते हैं पहले वो परमाणुओं में विखंडित होते हैं, तत्पश्चात वो कोई अपक्रिया में भाग लेते हैं। आगे हम बात करते हैं यौगिक क्या होते हैं। यौगिक की बात करें तो हम यौगिक से पहले आपको बताना चाहेंगे पदार्थ। संसार, अगर हम संसार ब्रह्मांड में बात करें तो केवल संसार ब्रह्मांड में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है द्रव्य, दूसरा आपका क्या है? दूसरा आपका है एनर्जी। तो ध्यान रखना, ब्रह्मांड में केवल 2 ही चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है आपका द्रव्य जिसे हम पदार्थ कहते हैं, दूसरा क्या होता है? एनर्जी। और पदार्थ की खास बात क्या होती है? यह स्थान घेरता है तथा इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो याद रखना, पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वह वस्तु, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अब याद रखना आप लोग, अब हमने बताया ब्रह्मांड में 2 ही चीज़ें हैं, केवल द्रव्यमान और आपका द्रव्य और एनर्जी। आगे देखते हैं, यौगिक की बात कर रहे थे हम, कंपाउंड क्या होते हैं। तो 2 या 2 से अधिक परमाणु अणु या आयन एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। क्या होता है? यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना है, 2 या 2 से अधिक परमाणु अणु आयन जिसे हम अवयवीकरण कहते हैं,
एक निश्चित अनुपात में, यहाँ वर्ड ध्यान रखना, एक निश्चित अनुपात में। जब तक अनुपात में नहीं मिलेंगे यौगिक नहीं फॉर्मेशन होगा। यौगिक की डेफिनेशन में आपको याद रखना अनुपात शब्द जरूर, लेकिन निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक बनाते हैं। जैसे उदाहरण में दिया है जल H2O, इसमें भारा अनुपात देखा जाए तो 1:8। अगर वहीं हम अणुओं की संख्या की, परमाणुओं की संख्या बात करें तो 2:1 होगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु। लेकिन भारा अनुपात बात करें तो 1:8। ग्लूकोज में देखेंगे C6H12O6 होता है ग्लूकोज का सूत्र। सुक्रोज C12H2211, अमोनिया NH3, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड SO2O3 आदि क्या है, यौगिक है। आदि क्या है, यौगिक है। आगे हम बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण क्या है, सभी मिश्रण जो होते हैं वो विलयन नहीं होते। एक बात याद रखना, मिश्रण और विलयन में एक अंतर होता है। कई लोग पूछते हैं मिश्रण और विलयन एक ही हैं, नहीं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। मिश्रण में 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिली होती हैं, मिक्स होती हैं, लेकिन वो एक निश्चित अनुपात में नहीं होता। कोई भी उनका अनुपात हो सकता है, अलग अलग अनुपात हो सकता है। इसलिए आपको याद रखना है मिश्रण क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अवयवी कण आपस में मिलते हैं तो उन्हें मिश्रण कहते हैं, लेकिन अनुपात नहीं निश्चित होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मिश्रण 2 प्रकार के कौन कौन से, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं, समांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें विलेय तथा विलाय क्या कह सकते हैं, अवयवी कणों की या घटक कणों की पहचान हम अलग अलग नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। इन्हें होमोजीनियस मिक्सर कहा जाता है, आप लोग याद रखना। दूसरा विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिनमें हम घटक कणों की पहचान अलग अलग कर लेते हैं, उन्हें हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब आगे देखते हैं समांगी मिश्रण को ही सभी समांगी मिश्रण विलयन है, ये ध्यान रखना आप लोग। सभी समांगी मिश्रण क्या होते हैं, विलयन। अब विलयन क्या होता है, विलयन में 2 घटक प्रमुख होते हैं, एक होता है विलेय और विलायक। विलयन जब भी कभी मिलकर बनता है विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। विलयन में जिसकी मात्रा कम वह है विलेय और जिसकी मात्रा अधिक वह है विलायक। तो ध्यान रखना आप लोग। आगे हम बात करते हैं पदार्थ की। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ हमने बता रखा। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं होती हैं, तो हम बात करते हैं 3 मुख्य भौतिक अवस्थाएं होती हैं। लेकिन हम पदार्थ की अवस्थाओं की अगर बात करें तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसर भी पदार्थ की एक अवस्था है। जिसमें प्राकृतिक अवस्थाओं की अगर हम बात करें तो प्रमुख रूप से 4 प्राकृतिक अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और प्लाज्मा। जो आपकी BEC है या कृत्रिम अवस्था है, जिसे हम मानव निर्मित कहते हैं, इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसर के नाम से जाना जाता है। अब आपकी किताब में 6ठी अवस्था भी आ चुकी है, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए वह 6ठी अवस्था कौन सी है। आगे हम बात करते हैं ठोस के बारे में। अगर हमें जानना है ठोस क्या होते हैं, ठोस पदार्थों के बारे में, तो हम देखते हैं सॉलिड क्या है। तो सॉलिड क्या होते हैं, ठोस क्या होते हैं, जिनका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें हम ठोस कहते हैं। जिनका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। अगर हम बात करें ठोस के आकार व आयतन क्यों निश्चित होते हैं, तो आप लोग बताइए क्यों निश्चित होते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको। ठोस, और आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन में बेसिक क्लास में पढ़ रखा कि इनका आकार और आयतन निश्चित होता है, ये इसलिए और इसे ठोस कहते हैं। लेकिन क्यों होता है निश्चित, अब हम ये जानेंगे। तो हम देखते हैं जब ठोस होते हैं, ठोस के में अणु बहुत ही पास होते हैं। ठोस के अणु क्या होते हैं, अणु बहुत पास होते हैं। तो इनमें अंतरा अणुक बल, जब 2 अणुओं के बीच में जो होता है, जब कोई अणु है तो इनके बीच में जो बल लगता है उसे हम अंतरा अणुक बल कहते हैं। अंतरा अणुक बल यानी 2 अणुओं के बीच में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, अंतरा अणुक बल कहते हैं। ये अंतरा अणुक बल ठोसों में बहुत ज़्यादा यानी सर्वाधिक होता है। क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अंतरा अणुक बल सर्वाधिक होने के कारण यह बहुत पास होते हैं तथा इनके कण इधर उधर गति नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए इनके बीच में स्पेस भी नहीं होता। अंतरा अणुक स्थान नगण्य होता है, यानी कि बहुत कम होता है, इसकी गणना ही नहीं की जा सकती। तो ठोसों में अंतरा अणुक स्थान क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इसलिए को हम लिखा गया है अंतरा अणुक स्थान नगण्य होता है। अगर हम बात करें यहीं पर, अंतरा मतलब बीच में होता है, अणुक मतलब स्थान, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, अंतरा अणुक स्थान को। अंतरा अणुक बल, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब आगे देखते हैं हम, इनका घनत्व उच्च होता है। जब आप सोचिए जब इनके अणु बहुत पास है तो इनकी डेंसिटी जाहिर सी बात उच्च होगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तब क्योंकि वॉल्यूम तो सेम है और डेंसिटी क्या, परमाणु अणु बहुत सारे हैं, तो यानी कि घनत्व इनका उच्च होता है। तो ठोसों का घनत्व सबसे उच्च होता है, द्रवों और गैसों की तुलना में सबसे उच्च होता है। और इनका गलनांक व क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है।
ठोस का गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होता है। इनकी गतिज ऊर्जा लगभग शून्य होती है। अब बताइए, आप ही बताइए, बहुत भीड़ भाड़ वाला एरिया है तो वहाँ आप मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब ठोस होते हैं, ठोस में बहुत सारे अणु पास पास होते हैं, तो ठोस के अणु इधर उधर गति नहीं कर पाते, इसलिए इनकी गतिज ऊर्जा लगभग क्या होती है, शून्य होती है। आगे देखते हैं, इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिक होती है। इनकी स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। अब ये इसी के साथ इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू क्लास।